हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। जीएस सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग द्रव्य दुर्व्यसन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग इसके बारे में पिछले वीडियो में बहुत कुछ अध्ययन कर चुके हैं, तो आइए इस टॉपिक को आज कंप्लीट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था द्रव्य दुर्व्यसन एवं निर्भरता, व्यसनी व्यवहार, औषधीय दुर्व्यसन एवं निर्भरता, प्रत्याहार एवं सहनशीलता। दुर्व्यसन में सम्मिलित मनोसक्रिय पदार्थों के वर्ग जैसे तंबाकू के सेवन की विधियां कौन कौन सी हैं, और निकोटीन। इसके बाद है निकोटीन के लक्षण। नेक्स्ट है कोकीन। कोकीन में दो रासायनिक तत्व मिले होते हैं, पहला है हाइड्रोक्लोरिक लवण, दूसरा है मुक्त भार। नेक्स्ट है कोकीन सेवन के दुष्प्रभाव। कोकीन के कारक, पहला है वंशानुगत कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। इसके बाद है कोकीन का मस्तिष्क पर प्रभाव। नेक्स्ट है एम्फेटामिन, और इसको कैसे प्रयोग करते हैं, इसकी प्रयोग विधि और इसके मस्तिष्क पर प्रभाव। यहाँ तक हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। आइए इसके आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैफीन। व्हाट इज कैफीन? कैफीन क्या है, आइए समझते हैं इसको। C8H10O2H4H2O एक जैनपिन अल्फालॉयड है जो काफी चाय, कोको तथा अन्य कई पौधों में पाया जाता है। कॉफी, चाय, कोको अन्य पौधों में पाया जाता है। कैफीन के पौधे को विभिन्न नामों से जाना जाता है। कैफीन कोलाइड एवं बुथानहोली में भी पाया जाता है। मानव पुराने समय से ही कैफीन का सेवन कर रहा है। प्रारंभ में लोग इसे चबाकर उपयोग करते थे, जिससे उनकी थकान दूर होती थी। प्रारंभ में किस लिए चबाते थे? थकान दूर करने के लिए। एवं मनोदशा में भी परिवर्तन होता था। कैफीन एक व्यसनी पदार्थ है तथा इसके सेवन से कई प्रकार के संलक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे चिंता विकृति, निद्रा विकृति। यह एक प्रकार का उत्तेजक पदार्थ है। इसके सेवन से कई प्रकार के रोग होते हैं। जैसा कि मैंने कल के ही वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी चीज़ का अगर हम हद से ज़्यादा सेवन करते हैं तो हमारे लिए दुर्व्यसन बन जाती है, यानी हानिकारक होती है। चाहे वह भोजन हो या फिर औषधि हो, दवा हो, किसी की आदत हो, कुछ भी हो। कैफीन का मस्तिष्क पर प्रभाव। कैफीन के सेवन के पश्चात इसकी उच्चतम सांद्रता लगभग 30 से 60 मिनट के अंदर उपलब्ध रहती है। इसकी उच्चतम सांद्रता 30 से 60 मिनट तक रहती है। कोकीन का हमने पढ़ा था कि लगभग 2-3 घंटे तक रहती है और उसका असर रक्त और पेशाब में 10 दिनों के बाद तक भी रहता है। कैफीन आसानी से रक्त मस्तिष्क के अवरोध को प्राप्त कर लेता है। कैफीन एडिनोसिन संग्राहकों के एक प्रतिरोधी की तरह क्रिया करता है। यह एडिनोसिन जो संग्राहक है उनके प्रतिरोध की तरह क्रिया करता है। कैफीन के कारण एडिनोसिन संग्राहकों वाले स्नायु कोशों में एएमपी की अंतः स्नायुक सांद्रता में वृद्धि होती है। जो एडिनोसिन संग्राहक हैं इनके स्नायु कोशों में स्नायुक सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। 300 से 400 मिलीग्राम कैफीन से मस्तिष्क में इतनी कैफीन उपलब्ध हो जाती है कि
लगभग 50% एडिनोसिन संग्राहकों को कैफीन आच्छादित कर देता है। सोचिए, केवल 300 से 450 मिलीग्राम कैफीन से मस्तिष्क में 50% एडिनोसिन संग्राहकों को कैफीन आच्छादित कर सकता है। कैफीन के द्वारा यह देखा गया है कि डोपामिन का स्राव बढ़ जाता है। जैसा कि कल ही हमने आपको बताया था कि जो डोपामिन है यह उत्तेजक पदार्थों से इसका स्तर बढ़ जाता है। कैफीन के कारण वलकुटीय वाहिकाओं में संकुचन होता है, जिसके कारण वलकुटीय रक्त प्रवाह में कमी होती है। जब वलकुटीय रक्त वाहिकाओं में संकुचन होगा तो संकुचन से हमारे रक्त प्रवाह में कमी हो जाती है, जिससे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। कैफीन सेवन के प्रभाव। कैफीन सेवन के कौन कौन से प्रभाव हैं, देखिए। व्यक्ति में निम्न प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। पहला है सतर्कता में वृद्धि, सुखद एवं अच्छा होने की अनुभूति। व्यक्ति सतर्क होने लगता है। व्यक्ति को जो पसंद है, जो अच्छा लगता है, व्यक्ति वही करता है। तो इसके सेवन, कैफीन के सेवन से भी व्यक्ति को बहुत सुखद अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वह बार बार इसका सेवन करता है। वाचिक एवं गतिक निष्पादन में वृद्धि। वह अधिक बोलता है, बड़बड़ाता है और अधिक शारीरिक क्रियाएं करता है। अति मुद्रता, हृदय मांसपेशियों का उद्दीपन, आंतों के क्रमांकुचन में वृद्धि, आमाशयी अम्ल स्राव में वृद्धि आदि। यह सब उदाहरण आप अपने आसपास देखते होंगे। नेक्स्ट है लंबे समय तक सेवन करने से व्यक्ति अनिद्रा, श्वसन गति में परिवर्तन, पेट का अल्सर एवं कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। अगर व्यक्ति कम यूज कर रहा है तो वह एक औषधि है। अगर हद से ज़्यादा यूज कर रहा है तो इससे अनेक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे अनिद्रा, श्वसन गति में परिवर्तन, पेट का अल्सर एवं कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। यह देखा गया है कि लगभग 50 से 78%, सोचिए 50 से 78% कैफीन सेवन करने वाले लोगों में हल्का विषाद, स्मृति ह्रास मतलब भूलने की बीमारी अधिक पाई जाती है। आगे देखिए, कैनबिस यह भी एक उत्तेजक पदार्थ है। देसी भाषा में इसे भांग एवं गांजा के नाम से जाना जाता है। जनरली आमतौर पर लोग भांग या गांजा कहते हैं इसे। इसका निर्माण कैनबिस इंडिका नामक पौधे से होता है। इसका निर्माण कैनबिस इंडिका नामक पौधे से होता है। अमेरिका में इसे गांजा या मारिजुआना कहते हैं। मारिजुआना शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द मारिगुधन आन से हुई है। पुर्तगाली शब्द मारगुधन आन से मारिजुआना शब्द की उत्पत्ति हुई है। अमेरिका में इसे गांजा या मारिजुआना कहते हैं। नॉर्मली लैंग्वेज में इसे भांग एवं गांजा कहते हैं। इसका पौधा है कैनबिस इंडिका, इसी के नाम पे इसे कैनबिस कहते हैं। इसका अर्थ है विषैला। क्या अर्थ है? विषैला। मारिजुआना का उपयोग धूम्रपान एवं इसकी पत्तियों जिसे गोली ठंडई कहते हैं। जो मारिजुआना है इसका अर्थ है विषैला। इसका उपयोग धूम्रपान में किया जाता है। इसकी पत्तियों को गोली ठंडई कहते हैं। इसके एक भाग को इसके एक भाग को चरस या हसीम भी कहा जाता है, जो गोंद के समान चूर्ण होता है। इसे जलाकर उपयोग किया जाता है। इसी के पत्ती को गोली ठंडई कहते हैं और जो इसका गोंद होता है इसे जलाकर उपयोग किया जाता है। इसी का एक भाग है चरस या हसीम। आगे देखिए, कैनबिस के मस्तिष्कीय प्रभाव। इसका मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है? कैनबिस में
लगभग 400 से अधिक प्रकार के रसायन पाए जाते हैं, 400 से अधिक। इनमें से लगभग 60 रसायन एंटी-एचसी से संबंधित हैं। मानव शरीर में एंटी-एचसी 11 हाइड्रोक्सो 9 टीएचसी में परिवर्तित हो जाता है। जो मानव शरीर में एंटी-एचसी है वह 11 हाइड्रोक्सी और 9 टीएचसी में परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रोक्सी ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से बना होता है। जो हाइड्रोक्सी है वह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना होता है, इसलिए इसको हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन और ऑक्सी फॉर ऑक्सीजन कहते हैं। दोनों का सम्मिलित रूप है हाइड्रोक्सी यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्रियाशील होता है। ये संग्राहक जी प्रोटीन समूह के होते हैं तथा अवरोधी जी प्रोटीन से संबंधित होता है। अवरोधी जी प्रोटीन से संबंधित होता है और ये लोग भी जी प्रोटीन के समूह के होते हैं। और ये आधारीय गुच्छिकाओं से हिप्पोकैम्पस, जिसे हम बताए थे कि यह संवेग अधिगम का केंद्र होता है, हिप्पोकैम्पस के लघु मस्तिष्क में मादा में पाए जाते हैं। यह जो आधारीय गुच्छिकाएं होती हैं जो जी प्रोटीन से संबंधित होते हैं, यह आधारीय गुच्छिकाएं हिप्पोकैम्पस लघु मस्तिष्क में मादा में पाए जाते हैं। इसकी सबसे कम संख्या मस्तिष्क स्तंभ में पाई जाती है। इसकी जो सबसे कम संख्या है वो मस्तिष्क स्तंभ में पाई जाती है। जब भी व्यक्ति कैनाबिस का सेवन करता है तो उसके अंदर उल्लासोन्माद लक्षण उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति अधिक सक्रिय हो जाता है, उल्लासित हो जाता है। ये 2-4 घंटे तक बने रहते हैं और यह स्थिति जो है उल्लासित वाली 2-4 घंटे तक बनी रहती है। कैनबिस प्रत्याहरण के लक्षण भी होते हैं, यानी कैनबिस के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, क्षुधा ह्रास मतलब भूख की कमी, हल्की मितली आदि, यह सब कैनबिस के लक्षण हैं कि चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, क्षुधा यानी भूख का ह्रास, हल्की मितली आदि। नेक्स्ट है हमारा अफीम एवं उसके व्युत्पन्न। अफीम का क्या है और इसके व्युत्पन्न क्या है, आइए देखते हैं। अफीम के सेवन का प्रमाण प्राचीन काल से ही मिलता है। शुरुआत में इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता था, जैसे सिर दर्द, खांसी, बुखार आदि। प्रारंभ में इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता था। अफीम ओपिथम पॉपी नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे के वल्ल पर चीरा लगाने से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे अफीम कहते हैं। यह जो है कि वल्ल पर जो ओपिथम पॉपी नामक पौधा होता है, इसी के वल्ल पर होता है, जिसे चीरा लगाने से यानी काटने से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वही अफीम कहलाता है। इसमें 18 रासायनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। सन 1805 में अफीम सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित था। अल्काइड 10 से 16% को मार्फिन का नाम दिया गया है। अल्काइड 10 से 16% को मार्फिन का नाम दिया गया है, जिसमें दर्द निवारक एवं निद्रा से संबंधित गुण है। यह जो मार्फिन का नाम दिया गया है अल्काइड 10 से 16% को, तो इसमें दर्द निवारक एवं निद्रा से संबंधित गुण के भी उपचार हैं। उसी प्रकार यदि मार्फिन को एसिटिल अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इसमें एक अन्य रसायन हेरोइन प्राप्त होता है। अगर आप सोचिए, जो मार्फिन है इसको एसिटिल अम्ल के साथ
मिला दिया जाता है, उपचारित किया जाता है, तो इससे एक अन्य जो रसायन है वह हीरोइन प्राप्त होती है। जर्मनी के वेयर कंपनी ने के फॉलोअर्स हार्फमैन ने एस्पिरिन मतलब हीरोइन की खोज और 11 दिन बाद हीरोइन का निर्माण एक औषधि के रूप में किया। पहले हीरोइन की खोज की, इसके बाद उसके निर्माण के लिए 11 दिन के बाद हीरोइन का निर्माण औषधि के रूप में किया। वेयर कंपनी ने जर्मन शब्द हेरोइस्ट से इसका नाम हीरोइन पड़ा। इसके सेवन से व्यक्ति को महान होने की अनुभूति होती, यानी कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही राजा हूँ, मैं ही महान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसे वाले गुण जो होते हैं वह एक महान जनता के प्रति होती है। हेरोइन अपेक्षाकृत शीघ्रता से क्रिया करता है। हेरोइन जो है अपेक्षाकृत शीघ्रता से क्या करता है, इसे मार्फिन से अधिक खतरनाक पाया जाता है, क्योंकि इसमें मार्फिन और एसिटिल एसिड दोनों मिलाए रहते हैं, इसलिए मार्फिन से ज़्यादा खतरनाक पाया गया है। किसी पहले जो है इसलिए इसे चिकित्सा कार्यों में हेरोइन को हटा दिया गया, परंतु आज भी कैंसर के उपचार के लिए मार्फिन का दर्द निवारक के रूप में उपयोग होता है। पहले इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता था, जब इंसान हद से ज़्यादा उपयोग करने लगा तब इसको औषधि के रूप में पुनः प्रयोग किया जाने लगा। औषधि नहीं, नशा के रूप में। अब तो यह औषधि दुर्व्यसन बन गई है, पहले इसका प्रयोग औषधि के रूप में होता था। मार्फिन एवं हेरोइन के सेवन की विधियां। कौन कौन सी विधि द्वारा मार्फिन और हेरोइन सेवन किए जाते हैं? सामान्यतः इन दोनों के उपयोग के लिए निम्न तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे धूम्रपान को चूर्ण कर सूंघ के, धूम्रपान को चूर बना करके उसे सूंघ करके, खाकर, सुई द्वारा मतलब त्वचा में सुई द्वारा चुभा दिया जाता है, त्वचीय छेपड़, अंतःशिरीय छेपड़, अंतःशिरे से अंदर डाल दिया जाता है। अफीम का सामान्यतः खाकर उपयोग किया जाता है। इन सब के अलावा अफीम का सामान्यतः उपयोग खाकर ही किया जाता है। नेक्स्ट है मार्फिन एवं हीरोइन के प्रभाव। मार्फिन एवं हीरोइन के क्या प्रभाव पड़ते हैं? हेरोइन के सेवन से जस्ट बाद व्यक्ति में एक उल्लासोन्माद बना रहता है। उल्लासोन्माद मतलब बहुत उछल कूद या फिर बहुत फुर्तीला। यह 60 सेकंड तक रहता है। इसके सेवन से व्यक्ति में रस का आरंभ होता है, व्यक्ति में रस यानी कि आनंद का अनुभव होता है, जिसकी अवधि में व्यक्ति एक समय तक उन्माद एवं धीरे धीरे शारीरिक एवं मानसिक मंदता की ओर बढ़ता है। जब व्यक्ति एक रस का अनुभव करता है, एक आनंद का अनुभव करता है, जहाँ व्यक्ति खुश होता है, प्रसन्न होता है, आनंद का अनुभव करता है, व्यक्ति उसी कार्य को बार बार करने की कोशिश करता है। यही कारण है कि व्यक्ति को नशा करने से सुख की अनुभूति होती है, इसलिए व्यक्ति बार बार यह कार्य करता है। यहाँ आप देख सकते हैं व्यक्ति एक समय तक उन्माद एवं धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक मंदता की ओर बढ़ता है। पहले उसका फिजिकल ह्रास होता है, इसके बाद मेंटल ह्रास हो जाता है। औषधि निर्भरता का विकास। आखिर व्यक्ति औषधि पर क्यों निर्भर है? ऐसी क्या खासियत है जिस पर व्यक्ति औषधि पर निर्भर है? आइए समझते हैं। इन व्यसनों के आदत का विकास सामान्यतः लगातार 30 दिनों तक औषधि का सेवन करने से होता है। अगर आप लगातार किसी भी औषधि का 30 दिन तक सेवन कर रहे हैं तो वो आपकी आदत बन जाएगी।
जब व्यक्ति में शारीरिक निर्भरता का विकास हो जाता है तो व्यक्ति औषधि न ले तो खुद को बीमार अनुभव करने लगता है। जो व्यक्ति को इसका लत लग जाती है, अगर वह व्यक्ति इसको तुरंत न ले तो वह व्यक्ति खुद को बीमार जैसा फील करने लगता है। उसे लगता है कि आज मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं बीमार हूँ, वगैरह वगैरह। मतलब एक नशे के कारण। ऐसे व्यक्तियों में व्याकुलता, पसीना आना, आंखों से अश्रु आना, बहती नाक जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। जो ऐसे लक्षण होते हैं उनमें कौन कौन से हैं? पसीना आना, आंखों से अश्रु आना, बहता नाक लक्षण आदि दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है अफीम के व्यसनों का मस्तिष्कीय प्रभाव। अफीम के व्यसनों का मस्तिष्कीय प्रभाव। मस्तिष्क में ओपियाड संग्राहक उपस्थित होते हैं एवं मस्तिष्क में स्वयं ही ओपियाड के समान 3 पदार्थों का निर्माण होता है। मस्तिष्क में ओपियाड पदार्थ निर्मित होते हैं, उपस्थित होते हैं और हमारे मस्तिष्क में स्वयं ही ओपियाड के समान 3 पदार्थों का निर्माण होता है, जिसे एंड्राकिन, एम्फेफेलिन और डाइमार्किन कहते हैं। एंड्राकिन, एम्फेफेलिन और डाइमार्किन के नाम से जानते हैं। इसमें 3 प्रकार के ओपियाड संग्राहक होते हैं। पहले तो 3 प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है, फिर इन 3 पदार्थ के संग्राहक भी होते हैं। कौन कौन से? म्यूओपियाड, कप्पा ओपियाड और डेल्टा ओपियाड। म्यूओ ओपियाड, कप्पा ओपियाड और डेल्टा ओपियाड। म्यूओ ओपियाड से दर्द निवारण, श्वसनीय शमन, कब्ज और निर्भरता की भूमिका होती है। जो म्यूओ ओपियाड है यह दर्द निवारक है, श्वसनीय शमन, कब्ज और निर्भरता की भूमिका इसके द्वारा होती है। और जो कप्पा ओपियाड है यह संग्राहकों का कार्य दर्द निवारण और अतिमुद्रता और प्रशंसता की भूमिका को निभाता है। इसी प्रकार जो डेल्टा ओपियाड है इसके द्वारा दर्द निवारण में सहायता मिलती है। आप तीनों के कार्य को देख और समझ सकते हैं, तीनों ही दर्द निवारक हैं। यहाँ आप देखिए तीनों ही दर्द निवारक है। म्यूओ ओपियाड दर्द निवारक, कप्पा ओपियाड दर्द निवारक और डेल्टा ओपियाड दर्द निवारक। इसके बाद जो म्यूओ ओपियाड है यह श्वसनीय शमन, कब्ज और निर्भरता की भूमिका भी होती है इसकी। और जो कप्पा ओपियाड है यह दर्द निवारक, अति मुद्रता और प्रशंसता की भूमिका होती है। और जो डेल्टा ओपियाड है यह केवल और केवल दर्द निवारक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है विभ्रमोत्पादक। विभ्रमोत्पादक ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके सेवन से व्यक्ति में विभ्रम उत्पन्न हो जाता है। विभ्रम का तात्पर्य है किसी भी सही वस्तु की पहचान न कर पाना। उसे लगता है कि वह है लेकिन वह वहाँ नहीं होती है, इसे ही विभ्रम कहते हैं। या जो रहती है उसका सही आभास नहीं हो पाता, विभ्रम की स्थिति बनी रहती है। उसका वास्तविकता से संबंध टूट जाता है। विभ्रम में व्यक्ति का जो है वास्तविकता से संबंध टूट जाता है। इसमें साइलोसाइबिन एवं मेस्कलिन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विभ्रमजनक पदार्थ हैं। साइलोसाइबिन और मेस्कलिन जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विभ्रमजनक पदार्थ हैं। इसके अलावा हार्मिन एवं हार्मिलिन, आइसोगेन, LSD, DMT आदि कुछ अन्य विभ्रमोत्पादक पदार्थ हैं। कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लीजिए। साइलोसाइबिन,
मेस्कलिन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विभ्रमजनक पदार्थ हैं। और इसके अलावा हार्मिन एवं हार्मिलिन, आइसोगेन, LSD, DMT आदि कुछ अन्य विभ्रमोत्पादक पदार्थ हैं। इनका प्रयोग अधिकतर खाकर या फिर श्वसन द्वारा या फिर धूम्रपान एवं सुई के द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग खाकर, श्वसन द्वारा, धूम्रपान करके या सुई के द्वारा किया जाता है। 7 दिनों में इनके सहनशीलता का विकास हो जाता है। 7 दिन में के अंदर ये सहनशील हो जाएंगे। मस्तिष्क में यह सेरोटोनिन धर्मोत्तेजक पश्च स्नायु संग्राहकों पर एक आंशिक प्रचालक की तरह प्रभाव उत्पन्न करता है। यह जो मस्तिष्क में सेरोटोनिन धर्मोत्तेजक यह पश्च स्नायु संग्राहकों पर एक आंशिक प्रभाव प्रचालक की तरह प्रभाव उत्पन्न करता है। मानसिक प्रभाव या लक्षण, इसके कौन कौन से मानसिक प्रभाव हैं या लक्षण हैं? इन पदार्थों के सेवन से व्यक्ति में कुसुमायोजी व्यवहार यानी एबनॉर्मल बिहेवियर एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, जैसे स्पष्ट चिंता विषाद, स्वयं पर नियंत्रण खो देना, व्यामोही विचार, जागरण एवं सतर्कता की दशा में प्रात्यक्षिक परिवर्तन उत्पन्न होना, पसीना आना, धुंधली दृष्टि, पुतलियों का विस्तारण, कपकपी आदि लक्षण व्यक्ति में दिखाई देते हैं। आप ऐसे उदाहरण अपने आसपास घर के बाहर देखने को मिल ही जाते होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए इसके लक्षण कौन कौन से हैं। स्पष्ट चिंता विषाद, स्वयं पर नियंत्रण खो देना, व्यामोही विचार, जागरण, सतर्कता की दशा, प्रात्यक्षिक परिवर्तन उत्पन्न होना, पसीना आना, धुंधली दृष्टि, पुतलियों का विस्तारण, कपकपी आदि लक्षण व्यक्ति में दिखाई पड़ते हैं। सामक निद्राजनक एवं चिंतारोधी पदार्थ। सामक निद्राजनक एवं चिंतारोधी पदार्थ, यह वे पदार्थ हैं। पहली बात, सामक क्या है? तो सामक वे पदार्थ हैं जो तनाव को दूर करते हैं। सामक वे पदार्थ हैं जो तनाव को दूर करते हैं। और निद्राजनक मतलब निद्रा को दूर करने वाले, और चिंतारोधी मतलब चिंता को कम करने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। बेंजोडाइजेपिन, पहला है बेंजोडाइजेपिन। इसमें कौन कौन से पदार्थ आते हैं? डायनेपॉम, लोरोजेपॉम, एल्पाजोलम और मिडाजोलम। बेंजोडाइजेपिन में डायनेपॉम, लोराजेपॉम, एल्पाजोलम और मिडाजोलम। नेक्स्ट है हमारा बार्बिटूरेट। इसमें सेकोबार्बिटोल, पेप्टोबार्बिटोल, पेंटोबार्बिटोल आदि औषधियों का उपयोग सामक निद्राजनक निसंज्ञाकारक की तरह पेशियों को शिथिल करने के लिए किया जाता है। जब पेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं तो उनको सक्रिय करने के लिए, शिथिल करने के लिए सेकोबार्बिटोल, पेंटोबार्बिटोल आदि औषधियों का प्रयोग किया जाता है। सामक वे औषधियां हैं जिनसे तनाव में कमी होती है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। सामक वे औषधियां होती हैं या वे पदार्थ होते हैं जिनसे तनाव में कमी होती है एवं मानसिक शांति उत्पन्न होती है। जब हमारा तनाव कम होगा तो हमें मानसिक रूप से शांति मिलती है। चिकित्सा शास्त्र में इसका उपयोग चिंतारोधी मतलब चिंता को कम करने या चिंता को खत्म करने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। अधिक मात्रा में इनका उपयोग करने से व्यक्ति में निद्रा के समान लक्षण उत्पन्न होते हैं। अगर आप इसका उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं तो व्यक्ति में निद्रा के समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है
बेंजोडाइजिपिन, बेंजोडाइजिपिन, देखिए इसको। हमारे देश में कई बेंजोडाइजिपिन उपलब्ध हैं। हमारे देश में कई बेंजोडाइजिपिन उपलब्ध हैं, जैसे डाइज़ोपम, बेलियम कंपोज, फ्लोराडाइजोबॉक्साइड जिसको लिब्रियम कहते हैं, एल्प्रोजोलम, एल्प्रोक्स और एल्जोलम, नोराजेपॉय, ऑक्सोजेम, नाइट्रोजेपम, बेंजाडाइज़ोपिनो प्रमुख रूप से उपयोग चिंतारोधी सामक निद्राजनक के रूप में किया जाता है। इन सभी का उपयोग सामक निद्राजनक और चिंतारोधी के रूप में उपयोग किया जाता है। आज इन औषधियों के दुर्व्यसनी गुणों को, दुर्व्यसनी मतलब कि बुरे गुणों को देखते हुए इसे कानूनी दायरे में ला दिया गया है। आपको याद होगा कि अभी हमने बताया था कि यह पहले औषधि थी, लेकिन इसके दुर्व्यसनी गुणों के कारण इसे कानूनी दायरे में डाल दिया गया है। आगे देखिए, मत्तता का प्रभाव। इस औषधि के आदत के कारण व्यक्ति शत्रुतापूर्ण व्यवहार एवं आक्रामक व्यवहार कर सकता है। जब व्यक्ति को इसकी लत लग जाती है तो वह इसे बिना खाए पिए चबाए नहीं रह सकता। अगर उसे इससे दूर रखा जाता है तो व्यक्ति का व्यवहार आक्रामक एवं शत्रुतापूर्ण हो जाता है। इसके कारण व्यक्ति थोड़ी मात्रा में उन्माद के लक्षण भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है प्रत्याहार। इस औषधि का अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो व्यक्ति में चिंता, बेचैनी, पसीना आना, मतली जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। हमने आपको बार बार बताया है कि किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा उपयोग हमारे लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ अगर प्रत्याहार का भी हद से ज़्यादा उपयोग किया जाए या अधिक मात्रा में उपयोग किया जाए तो इससे व्यक्ति को ही घाटा है, व्यक्ति को ही नुकसान होने वाला है। तो देखिए, इसमें व्यक्ति में चिंता, बेचैनी, पसीना आना, मतली जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बार्बिचूरेट। बार्बिचूरेट क्या है? इसका उपयोग चिकित्सक चिंता दूर करने, मिर्गी के दौरों को दूर करने के लिए किया करता था। जो चिकित्सक था पहले यह चिंता विकृति को दूर करने और मिर्गी को दूर करने के लिए बार्बिचूरेट का प्रयोग करता था। इसके अल्प मात्रा में व्यक्ति के सेवन करने से नींद आती है। अगर आप बार्बिचूरेट को अल्प मात्रा में सेवन करते हैं तो नींद आती है। इसे नींद की गोली भी कहते हैं, इसे ही नींद की गोली कहते हैं, क्योंकि अल्प मात्रा में सेवन करने से व्यक्ति को नींद आने लगती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वास्तविकता यह है कि इसके दीर्घकालिक उपयोग से, मतलब आप लंबे समय तक इसका उपयोग कर रहे हैं तो इससे व्यक्ति में निद्रा विकृति उत्पन्न हो सकती है। निद्रा विकृति इसलिए उत्पन्न हो सकती है क्योंकि इसे नींद की गोली भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख औषधियाँ। प्रमुख औषधियों के अंतर्गत सोकोवर्बिटोल, पेंडोवर्बिटोल, एमीवर्बिटोल, इन्हें रेडविल एवं डाउनसे के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सोकोवर्बिटोल, पेंडोवर्बिटोल, एमीवर्बिटोल है, इसे रेडविल के नाम से भी एवं डाउनसे के नाम से भी जाना जाता है। इसका सेवन चिकित्सक के सलाह पर ही करना चाहिए। यह सब जो प्रमुख औषधियाँ हैं, इन सब का मनमानी उपयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा चिकित्सक के सलाह से ही उपयोग करना चाहिए। 15 से 30 मिलीग्राम उपयोग करने से व्यक्ति पर इसका सामक प्रभाव पड़ता है। अभी हमने आपको सामक बताया जिससे तनाव दूर होता है। अगर आप 15 से 20 मिलीग्राम इसका यूज कर रहे हैं यानी उपयोग कर रहे हैं तो इससे आपके तनाव दूर हो सकते हैं, आपके तनाव दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर यहीं पर आप 60 से 100 मिलीग्राम इसका उपयोग कर रहे हैं
तो ये निद्राजीनी प्रभाव पड़ता है, मतलब आपको अपोजिट प्रभाव देखने को पड़ सकता है, निद्रा विकृति भी हो सकती है। अगर आप नॉर्मली यूज करेंगे तो यह औषधि है, हद से ज़्यादा यूज करेंगे तो दुर्व्यसन है। आगे देखिए लक्षण। बार्बिचूरेट मत्तता के प्रमुख लक्षण हैं, जैसे सुस्ती, चिंतन में कठिनाई, स्मृति ह्रास, आत्महत्या, परख, विचार, श्रवण में सूखापन, असामान्य चाल, ह्रासित गति, पेशीय कौशल आदि लक्षण होते हैं जब व्यक्ति इसका अधिक मात्रा में प्रयोग करता है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, जब व्यक्ति इसका अधिक मात्रा में प्रयोग करता है तो व्यक्ति में सुस्ती, चिंतन में कठिनाई, स्मृति ह्रास, आत्महत्या, परख, विचार, श्रवण में सूखापन, असामान्य चाल, ह्रासित गति, पेशीय कौशल आदि लक्षण दिखाई पड़ते हैं। आगे बढ़िए। प्रत्याहरण। प्रत्याहरण की अवस्था में व्यक्ति में निम्न लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। प्रत्याहरण की अवस्था में व्यक्ति में निम्न लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे पसीना आना, अनिद्रा, अनिद्रा मतलब नींद न आना, हृदय वाहिका, मृत्यु, क्षुधा ह्रास, मैंने आपको बताया था कि भूख न लगना, भूख की कमी, चिंता, कमजोरी आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। यह जो प्रत्याहरण की अवस्था होती है इसमें व्यक्ति के ये सब लक्षण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, इसका मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आइए देखते हैं मस्तिष्कीय प्रभाव। बेंजोडाइजिपिन एवं बार्बिचूरेट दोनों ही मस्तिष्क के संग्राहक संकुल पर प्राथमिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यह जो बेंजोडाइजिपिन एवं बार्बिचूरेट है, यह दोनों मस्तिष्क के संग्राहक तंतु पर प्राथमिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जब ये संग्राहक इन दोनों औषधियों से आबद्ध होते हैं तब इस संग्राहक के अंतर्गत स्नायु प्रेषित गावा के लिए बंधुता में वृद्धि हो जाती है और क्लोराइड आयन मार्ग से स्नायु कोशों के अंदर क्लोराइड आयनों के प्रवाह में वृद्धि हो जाती है। कहा जा रहा है कि जब स्नायु प्रेषित गावा के लिए बंधुता में वृद्धि होती है तो क्लोराइड आयन जो मार्ग से स्नायु कोशों के अंदर क्लोराइड आयनों के प्रवाह में भी वृद्धि हो जाती है। स्नायु कोश में ऋणात्मक आवेश वाले क्लोराइड आयनों को अंतःवाह अवरोधी प्रवाह उत्पन्न करता है। जो इसमें ऋणात्मक आवेश वाले क्लोराइड होते हैं उनको अंतःवाह अवरोधी प्रवाह उत्पन्न करता है, जिसके कारण कोशिका के बाहरी स्थान की तुलना स्नायु कोश की अति ध्रुवीकरण हो जाता है, जिसके कारण कोशिका के जो बाहरी स्थान है उसकी तुलना में स्नायु कोश का अति ध्रुवीकरण हो जाता है। आगे देखिए, निःश्वसनीय पदार्थ। निःश्वसनीय पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका सेवन केवल निःश्वसन मतलब श्वास लेना, निःश्वसन विधि द्वारा ही किया जाता है, उसे निःश्वसनीय पदार्थ कहते हैं। इन्हें उड़नशील पदार्थ भी कहते हैं क्योंकि इनका केवल श्वसन के द्वारा ही अंतर्ग्रहण किया जा सकता है। इन पदार्थों का सेवन गरीब व्यक्तियों और युवकों में प्रचलित है क्योंकि ये लोग इसे खरीदकर केवल सूंघ कर इसका सेवन करते हैं। यहाँ पर आपका यह टॉपिक क्लोज होता है। देख लीजिए इसको एक बार फिर से। जहाँ पर भी कुछ भी न समझ में आया हो वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमसे चाहे जिस भी प्रकार संबंधित है उस प्रकार हमसे पूछ सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम एकदम करीब है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।